अभी आज थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे स्त्री सशक्तिकरण पर, वीमेन एम्पावरमेंट। स्टार्ट हो रहा है क्या? चल रहा है? ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई निबंध लिखना हो तो वीमेन एम्पावरमेंट आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि आखिर स्त्री को क्यों सशक्त करना है, ठीक है, क्या कारण है इसके पीछे? क्या शुरू से ही ऐसा था? नहीं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें इसको कहा ही जाता है कि यह मात्र सत्तात्मक थी। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को लगभग बराबर का अधिकार था, विधवा पुनर्विवाह होता था। ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह होता था। इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में सती प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि लड़की की शादी जो है वो मिनिमम 16-17 साल, ठीक है, उसके पहले उसका विवाह होता ही नहीं था। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह भी नहीं था, ठीक है। तो आप एक डिफेंड कर ले गए कि क्या 16-17 साल, विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? 16 to 17 ईयर्स थी मिनिमम एज फॉर मैरिज। कब ये था? आपको ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, जिसको हिंदी में इस स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। अंग्रेजी में देखना कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते हैं। हम अभी ऋग्वैदिक काल में हैं और आप आगे सीधे मुगल काल में, ठीक है। तो मुगल काल में आपके अकबर 13 साल में शासक बन गए थे और 3 बीवियां थी, मेन तीनों उनसे उम्र में बड़ी थीं, ठीक है, और उनके हरम में 5000 महिलाएं थीं, ठीक। स्त्री सशक्तिकरण की बात पहले हमको बोलने दीजिए, अभी सुन लीजिए, उसके बाद फिर सुनाइएगा हमको। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इस समय तक प्रॉपर्टी की कोई अवधारणा वैसे नहीं आई थी और सब कुछ जो सारी संपत्ति होती थी वो पूरे समाज की होती थी। लेकिन जब निजी संपत्ति की अवधारणा आ गई, जो पर्सनल प्रॉपर्टी, तो लोग उस पर कब्जा करने के लिए पुत्रों की कामना करने लगे कि लड़ेगा कौन, क्योंकि फिजिकली जो बाह्य रूप से एक्सटर्नल अगर आप देखिएगा ताकत तो लड़कों में ज़्यादा होती है और लड़कियों में आंतरिक ताकत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें सहने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि जब वो माँ बनती है और बच्चा डिलीवर कर रही होती है तो उसको इतना दर्द होता है कि कई हड्डी के चटकने जैसा दर्द होता है, और जब वो उसको झेल जाती है तो आंतरिक रूप से इसका मतलब क्या है, वो बहुत मजबूत है और बाह्य रूप से पुरुष मजबूत होता है। तो युद्धों में जो है लड़के ज़्यादा वीर गति को प्राप्त होते थे। बस इसीलिए इन जनरल जो है समाज में क्या हो गया कि पुत्रों की कामना की जाने लगी कि लड़कियां बच जाती थीं और लड़के जो हैं वो युद्धों में मारे जाते थे। यहाँ से फिर जो है पुरुष प्रधान समाज चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ से फिर स्थितियाँ जो हैं उनकी बिगड़ते चली गईं। और पहली बार जब हम देखते हैं कि अरबों का आक्रमण होता है तो ब्राह्मण राजा दाहिर था सिंधु, जो सिंध पर शासन करता था। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है 712 ईस्वी में और राजा दाहिर की दोनों बेटियों को उठा ले जाता है, परिमल कुमारी और सूर्या कुमारी। भारतीय इतिहास की पहली घटना जब पराजित पक्ष के महिलाओं पर हाथ उठाया गया था। इसके पहले पूरे प्राचीन भारत में आप अशोक को देख लीजिए, उसने कलिंग पर हमला किया था, 1 लाख लोग मारे गए थे ऐसा बताया जाता है। लेकिन उसने उन विधवाओं के लिए, अनाथ स्त्रियों के लिए शहर बनवाया था, ठीक है, काम दिया था उनको कलिंग में अशोक ने। इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है कि उसने अपनी गलतियों से सीखा, ठीक है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन सब में आज भी जो है घूंघट काटने की प्रथा है कि लड़कियों को जो है उनका मुंह ढक दो, पर्दे में रहेंगी, उनकी खूबसूरती नहीं दिखेगी। एक वहाँ से जो स्टेज शुरू हुआ। और उसके बाद कन्या शिशुवध, क्योंकि उस समय भ्रूण में तो पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है, तो जैसे ही कन्या होती थी, कन्या के जन्म के तुरंत बाद ही उसको
पुरुष सदस्य मार देते थे परिवार के, और माँ को कह देते थे कि मरी हुई बच्ची या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए तुमको दिखाने के बजाय हमने सीधे क्या किया, उसको दफना दिया। और यही कारण है कि कन्या शिशु वध की परंपरा भी देश में शुरू हो गई। ठीक है, सती प्रथा गुप्त काल में हम लोग पहली बार देखते हैं। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है, एरन अभिलेख में हम लोग देखते हैं पहली बार। यहां से चीजें जो है धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हुई थी। और गुप्त काल में ही हम क्या देख रहे हैं, यहां भी देखना कि जो नारी है, एक जो सशक्त समाज की महिला, उसकी समस्याएं अलग हैं, और जो पिछड़े समाज में जो तथाकथित निम्न समाज है, उसके महिलाओं की समस्या जो है वो अलग है। तो पहले हम लोग हल्का से एक रेफरेंस ले लेंगे कि कारण क्या रहा। धीरे धीरे जो पूरा मध्यकाल है, चाहे वो सल्तनत काल हो या उसके पहले का राजपूत काल, फिर सल्तनत काल और मुगल काल, स्त्रियों की दशा जो है वो क्या होती चली गई, दिनहीन होती चली गई। और सबसे मेन चीज कि इनको शिक्षा से दूर कर दिया गया, घर की चार दीवारी में इनको कैद कर दिया गया। और अब ये ऑनर किलिंग जैसा सुने ही होंगे कि ये इज्जत हो गई अब। ठीक है, चलो इनको पीछे करो और हम आगे देखेंगे। इसी स्थिति में ये पीछे होती चली गई। आप देखेंगे सल्तनत काल में इल्तुतमिश का जो सबसे प्रिय पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, जब वो बंगाल अभियान के दौरान मारा जाता है तो इल्तुतमिश के बाकी बचे पुत्र सभी अयोग्य थे। इसीलिए उसने अपनी योग्य बेटी रजिया को जो है सुल्तान बनाया था, रजिया सुल्ताना को। लेकिन कहा जाता है कि रजिया इतनी योग्य थी, फिर भी वो 3.5 साल ही क्यों शासन कर पाई। इसलिए कर पाई कि जो बाकी जो उसके पिता ने एक 40 सरदारों का दल बनाया था, तुर्कान चहलगानी, ये सभी चिढ़ने लगे कि एक स्त्री उन पर शासन करेगी। तो रजिया अपने योग्यता के कारण नहीं, रजिया की एकमात्र अयोग्यता थी उसका स्त्री होना। पुरुष प्रधान समाज बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक महिला उनके ऊपर शासन करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मध्यकाल में महिला नहीं बनी, लेकिन इसका उदाहरण देकर के आप सल्तनत काल के गीत नहीं गा सकते हैं कि अरे उस समय तो रजिया सुल्ताना बनी। एक स्त्री, कल्पना चावला अंतरिक्ष में चली गई तो अरे बाप रे, आज तो स्त्रियां अंतरिक्ष में पहुंच गईं। और जो लाखों स्त्रियां अपने सिर पर ईंट भट्टे में काम कर रही हैं, ईंट ढो रही हैं, असल में वो उन स्त्रियों को सशक्त करना है, उन चंद लोगों को नहीं। कि ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी जी हो गई, आपने उनका उदाहरण दे दिए कि भाई आप प्रधानमंत्री तक बनी हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी क्या हैं, महिला हैं। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू जी के भारत के राष्ट्रपति बन जाने से और राबड़ी देवी जी के बिहार के मुख्यमंत्री बन जाने से बिहार की महिलाओं या देश की महिलाओं की स्थिति पर कोई फर्क पड़ा? समझे? तो जब हम लोग निबंध लिखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि उस पर चोट करेंगे। हवा हवाई वाला निबंध नहीं लिखना है कि आज स्त्रियां यहां पहुंच गई, आज स्त्रियां वहां पहुंच गई। हाँ, स्वतंत्रता के बाद वाले फेज में हम क्या देखते हैं कि निसंदेह हमने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में स्त्रियां केवल 4% जो है साक्षर थीं। केवल 4% वो साक्षर थीं, शिक्षित नहीं। साक्षर में अक्षर है, अक्षर का ज्ञान जिसको होता है वो साक्षर होता है, लिटरेट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये लिटरेट हुआ, जिसे हम लोग नहीं बोलते लिटरेसी रेट। तो साक्षर होने का मतलब होता है कि न्यूनतम आयु 7 साल, जो इंसान अपना नाम लिखना और उसको पढ़ना समझ जाए उसको क्या कहते हैं। और शिक्षित होना कहते हैं जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको नॉलेज हो उसको कहते हैं शिक्षित होना। और सुशिक्षित, वेल एजुकेटेड, जिसको ठीक ठाक अच्छा खासा ज्ञान हो जाए उसको कहते हैं सुशिक्षित। अब ये देखो, तमाम चीज जब हम लोग डालेंगे ऐसे में ना, तो एक हमेशा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर ले जाते हैं, हल्का, उसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपका जो ऐसे पिछली बार था वो 500 शब्दों का था, याद रखिएगा। और हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा और क्या हो जाए, कम हो जाए, तो 400 शब्द में लिखना होगा। तो हमेशा जो इसका टॉपिक का जो परिचय होता है, ठीक है, जैसे टॉपिक अभी क्या था, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण, मान लो कि अगर आपको 500 शब्द, एक उदाहरण हम लेते हैं 500 का, तो आप इस परिचय को 50 शब्दों से कम में बांध दीजिए कि महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण क्या है,
ठीक है, उसको इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के बराबर लाना है। दूसरा मतलब पुरुषों के बराबर, उसके बाद और क्या आयाम हो सकता है, उसके पास अपना चॉइस होना चाहिए, अपना, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो। कितनी लड़कियों को, हाँ, डिसीजन मेकिंग में उनका अपना हिस्सा होना चाहिए। कितनी लड़कियों से पूछा जाता है, सीधे बताया जाता है माँ बाप के द्वारा, यही है देख लो, पापा देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा है, जॉब में है, जेठालाल है तो क्या हुआ, जेठालाल है तो क्या हुआ, जॉब में है ना, घबराओ मत, तुमको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी, और लाइफ में हर कुछ पैसा ही नहीं होता है, सुकून बड़ी चीज है, ठीक है। और तो महिलाओं को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं है, आप वो दीजिए। महिलाओं को काम में, जब वो काम कर रही होती हैं, ठीक है, कार्यालय पर, तो एक पुरुष सहकर्मी और एक महिला सहकर्मी, तो महिलाओं से पूछ लेना कि जब वो ऑफिस में जाती हैं तो उनको काम करने में कितनी दिक्कत होती है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। फिर महिलाओं के साथ नेचुरली जो टैबू बना दिया गया है हम लोग के भारत में, विशेषकर बिहार में, कि जो हर महीने का जो 5 दिन 4 दिन उनका बर्बाद होता है, ठीक है, माहवारी बोलते हैं, मासिक धर्म। और जब हम लोग बात करते हैं कि बराबरी, तो याद रखिएगा, सपोज कभी वो एग्जाम दे रही हैं और उसी समय उनका जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ हो, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत होती है कि उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उस समय आप कहते हैं कि उनको 35% रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्योंकि ईश्वर उनका महीना ही घटा के 25 दिन का कर देते हैं, ठीक है। तो जो 5 दिन एक्स्ट्रा आपको जो बिंदास मिलता है वो उनको नहीं मिलता है। तो जब आप उनकी तरह सोचिएगा तो फिर उनका थोड़ा समझ पाइएगा, ठीक है। तो तमाम चीज की डिसीजन मेकिंग में उनको बराबरी दो, उनका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जहां वो कार्यस्थल पर हैं, आप कार्यस्थल पर उनको सरल सहज होने दें। तो 2 तरफा जाएगा ऐसे में, एक तरफ स्त्रियां खुद अपनी आवाज बने, यानी अपनी ताकत वो खुद बने, और दूसरा जो बाकी लोग हैं, यानी जो उनके पुरुष सहकर्मी हैं, वो उनकी ताकत बने। आप रोल मॉडल बनिए उनके लिए। अब यहां से वो निकली और उसको अगर जाना है बाजार समिति, तो पूरे रास्ते में कोई बाइक लेकर के, साइकिल लेकर के, या 2-4 लफेड़े जो हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर वो अपने घर में कहती है पापा और भाई से कि मेरे पीछे एक लोफर पड़ा हुआ है, तो कहेंगे कि बेटा तुम वापस चली आओ। और अगर वो नहीं कहती है तो आपको लगता है कि वो सह दे रही है, ठीक है। और इस चक्कर में आप उसकी अपनी पढ़ाई तो करते नहीं हैं, उसकी भी पढ़ाई क्या करते हैं, बर्बाद। और गलती से भी अगर वो फंस गई, हो सकता है, तो वैसी स्थिति में उसका और जीवन क्या हो जाता है, बर्बाद होता है। अपने तो जाते ही हैं, साथ साथ आप उसको भी लेकर के चले जाते हैं। तो बनने क्या आई थी और बन क्या गई, ठीक है। तो एक पक्ष तो हो गया कि आप महिलाओं के साथ गए। कई बार जैसे अभी हम देखे कुछ दिनों पहले एक परिचित के यहाँ शादी हुई, ठीक है, और लड़की जो है वो मानसिक रूप से दिव्यांग है, मेंटली एबनॉर्मल है। लड़की वालों ने बताया नहीं और चुपके से क्या कर दिया, शादी कर दी। और लड़के के पिता ने स्पष्ट कहा था कि हम दहेज नहीं लेंगे, ये हम जानते हैं, और अपने तरफ से बढ़ चढ़ के जेवर चढ़ा दिया, क्योंकि लड़का इकलौता था। पहले ही दिन लड़के को पता चला कि अरे ये तो मेंटली एबनॉर्मल है। और अब जब लड़के के पिता ने गुस्से में पहले ही दिन पहुंचा दिया वापस, तो लड़की के परिवार वालों ने FIR कर दिया। 20 लाख मांग रहे हैं, फॉर्चूनर मांग रहे हैं, ये छीन लिया, सारा जेवर छीन लिया, कुछ भी नहीं छीना गया, ठीक है। और सब कुछ, और तो और इनके बहन और बहनोई से जब फोन पर बात की तो उन लोगों ने धमकाया, आ करके मारे पीटे हमको, और पूरे के पूरे खानदान को FIR करके फंसा दिया। तो महिला सशक्तिकरण का एक गलत स्वरूप ये भी है, इसको याद रखिएगा। तो जब भी हम निबंध लिखेंगे तो केवल एक पक्ष होके नहीं, वरना विक्टिम कार्ड खेलने में भी कई स्त्रियां आगे होती हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे कई बार, ये सच्चाई है, इसमें कई बार जैसे उसने केस किया तो सास भी फंसी, ननद भी फंसी, तो वो भी क्या हुई, आखिर वो भी तो स्त्री है। तो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखना होगा कि आप टोटली निष्पक्ष रहें और न्याय के साथ रहें। कई बार लड़की पक्ष को हमने देखा कि वो धमका रहे थे कि नहीं रखेगा तो तुमको दिखा देंगे। यह तो अच्छी बात थी कि लड़का पक्ष भी वैसे ही दबंग है,
ठीक है, और यही कारण है कि वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। वरना थोड़ा सा भी अगर वो कमजोर होते तो ये लोग फिर क्या करते, उसको चढ़ा दिए होते। जबकि भारतीय संविधान में है कि मेंटली एबनॉर्मल होने पर आपको इजीली जो है तलाक मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल बोर्ड में साबित हो जाएगा कि शी इज मेंटली एबनॉर्मल, तो उनको क्या हो जाएगा, तलाक मिल जाएगा। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमेशा कुछ चीज़ों को याद रखना स्त्री के पक्ष में कि हमारा ऐसे जो है वो पूर्वाग्रह रहित हो। ठीक है, बहुत जगह इसको लेकर होता है कि पूर्वाग्रह है या पूर्वग्रह है, तो हिंदी के विद्वानों में इसको लेकर के भी मतभेद है कि पूर्वाग्रह होगा या पूर्वाग्रह होगा। तो बहुत सारे विद्वान इसको पूर्वाग्रह ही कहते हैं। तो क्या करेंगे ना हम लोग कि अगर कल से मिलते हैं, जिसको क्लास करनी होगी मेरी कीजिएगा, जिसको नहीं करना होगा यहाँ से निकल जाइएगा। तो एक तो हम कुछ कुछ शब्द बताते जाएंगे क्लियर कट कि जहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे बहुत लोग देखते हैं कि निर्माण लिखते समय ये ध्यान रखना, ये ऐसे लिखते हैं निर्माण, र आता है ना तो ये दूसरे वाले पर रेफ चला जाएगा। शब्दों पर याद रखिएगा कि निर्माण, और इसको हम लोग न नहीं, जैसे उच्चारण जो होता है तो ये उच्चारण अड़ होता है, अड़ निर्माण, इसको हम लोग निर्माण नहीं कहते। जैसे हम बिहारियों की आदत होती है निर्माण, रावण, अरुण नहीं, अरुण, रावण, निर्माण। जैसे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशी सही बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेशी गलत कहाँ बोलते हैं। जैसे यह है, ठीक है, बिहारी कहेंगे इसको गिरह और उत्तर प्रदेशी कहेंगे ग्रह, जबकि ये होता क्या है, गुरह होता है, गुरह। तो ना तो वो सही बोलते हैं और ना हम सही बोलते हैं। ठीक है, मृदा, ठीक, मर्दा ना मर्दे मृदा। ठीक है, तो ये बाकी फिर हम लोग यहां पर आ जाते हैं क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास अभी रहता नहीं है। पूर्वाग्रह से आप मुक्त रहेंगे। ठीक है, ये आप मुक्त रहिए, चाहे आप किसी की भी बात कीजिए, वरना विक्टिम कार्ड खेलने में लोग समय नहीं लगाते हैं। सारी बातें जैसे ऐतिहासिक लिख दिया उसके बारे में, और इसको बहुत शॉर्ट में लिखा कि पूर्व में स्त्रियों की, प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों की स्थिति सशक्त थी, लेकिन धीरे धीरे कतिपय कारणों से उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई पुरुष प्रधान समाज में। और हालांकि हमारे भारत में जब स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई तो कई सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, जैसे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने सती प्रथा और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक घर सुधरता है, और अगर एक लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ियां सुधरती हैं। क्योंकि माँ से बढ़िया कोई शिक्षिका नहीं होती, याद रखिएगा। अगर जिस लड़की की माँ पढ़ी लिखी हो, आप देखेंगे उस लड़की का लेवल क्या होता है, पढ़ने का ऊपर चला जाता है। और अगर आपकी माँ पढ़ने लिखने वाली नहीं है तो लेवल क्या हो जाता है, नीचे। लेकिन अगर माँ भले पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उसमें जज्बा है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तो फिर वो पढ़ा ले जाती हैं। तो कम से कम जज्बा जरूर होना चाहिए। तो एक तो आप ऐतिहासिक दिखाना, फिर दिखाना हमारे संविधान में स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। ऐतिहासिक में दिखाइएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जरूर, ठीक है, क्योंकि इनके कारण जो है स्त्रियों की दशा बहुत सुधरी। सती प्रथा को बंद करवा दिया राजा राम मोहन राय ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 35 से अधिक स्कूल खोल दिए स्त्रियों के लिए। धीरे धीरे स्त्रियां पढ़ने लगी। ठीक है, और पढ़ाई से क्या होता है कि आप अपने ताकत को, अधिकारों को जानती हैं। ठीक है, आप उसके लिए जागरूक हो जाती हैं और आप अपनी बात उठा सकती हैं, रख सकती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, कोई भी आपको क्या करेगा, दबा देगा। ठीक है, तो पढ़ाई जो है वो बहुत। संविधान में क्या करना है, संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। तो समानता में वो दोनों भी आ गए, लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि लैंगिक भेदभाव स्पष्ट नहीं होगा। 5 चीजों पर है ना भेदभाव, नहीं होगा। उसमें एक क्या है, जेंडर पर भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है, सबको अवसर की समानता। ठीक है, और अपवाद में है क्योंकि समाज अभी पुरुष प्रधान है, इसीलिए स्त्रियों को बिहार में क्या दिया गया, 35% रिजर्वेशन दिया गया। और ये जरूरी भी है। संक्रमण काल है, लड़कों को बुरा लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये सामाजिक हित में है। व्यक्तिगत हित में भले ना हो लड़कों के, लेकिन समाज के हित में है,
क्योंकि जब शुरुआत होती है तो थोड़ी दिक्कतें जरूर आती हैं, बाद में क्या होता है समाज की मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो संविधान में हम दिखा देंगे मौलिक अधिकार में स्त्रियों को सशक्त करने की बात है। उसके बाद डीपीएसपी, हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है कि बराबर काम के लिए बराबर वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, तो उसको रखिएगा। फिर मौलिक कर्तव्य में जो 5वां मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा गया है, कौन सा मौलिक कर्तव्य? 5वां, कि स्त्रियों के विरुद्ध कोई भी प्रथा है उसका त्याग करें और उनका सम्मान करना सीखें। तो संविधान में जो जो चीजें हैं आप डाल दिए, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से बता दिए कि क्या क्या है। अब अगर हम अर्थव्यवस्था में आते हैं आर्थिक रूप से, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, किसी भी स्त्री में आत्मसम्मान और उसका आत्मविश्वास, ठीक है, बस इतना ही। आप सबसे बड़े कारक बनिए इन दोनों चीजों को बढ़ाने के लिए। उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, ठीक है, जो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है, ठीक, और दूसरा हो गया उसका कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट। तो इससे क्या आ जाएगा कि आप उनको हिंसा से रहित रखिए। भारत सरकार ने इसीलिए घरेलू हिंसा से मुक्ति का कारण दिया है। हिंसा से मुक्ति, देखना मुक्ति कैसे लिखते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। हिंसा से मुक्ति यानी कि वायलेंस से उनको अलग रखना है, उनको मारपीट नहीं करना उनके साथ, यही सारी चीजें उनको बढ़ाती हैं। उसके बाद उनको आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय यानी डिसीजन मेकिंग में उनको उनका हिस्सा देना, ठीक है। प्रॉपर्टी में है ऐसा कानून कि आप प्रॉपर्टी में जो है उनके लिए उनका हिस्सा रखें। अभी एक जैसे मुसलमानों में देखिएगा कि बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर इस्लाम में कि स्त्रियों के खिलाफ तुमको नहीं जाना है, उनको उनका जो हिस्सा है वो देना है। लेकिन जब यथार्थ की बात आती है तो 3 तलाक बोल करके भले ही कानून बना दिया गया है, लेकिन आज भी वो पीड़ित हैं। उसके लिए पूछने पर कि आप थाने में जाकर एफआईआर क्यों नहीं करती है, 3 तलाक दिया वैसे तो सीधे उनका होता है कि हम थाने तो चले जाएंगे लेकिन हमारा समुदाय हमारा बहिष्कार कर देगा कि तुमने उसका उल्लंघन किया जो हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है। तो यह एक संविधान कागजों पर और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है। तो उनका आत्मसम्मान बढ़ाएं, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें, हिंसा से मुक्ति, आत्मनिर्णय का उनका अधिकार हो, ठीक है। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप उनको क्या करें, शिक्षा, उनको स्कूल से दूर मत कीजिए, उनको पढ़ाइए। अक्सर यहाँ माँ बाप क्या करते हैं कि उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रखते हैं। याद रखिएगा, उनकी शादी के लिए पैसा हो ना हो लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए पैसा होना जरूरी है, क्योंकि शादी से कहीं ज़्यादा जरूरी क्या है, शिक्षित होना, ठीक है। एक बना दिया गया है कि नहीं, इतने समय में तुमको शादी कर ही लेनी चाहिए और उसके बाद जीवन भर रोते रहना, बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाना, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं, बस बच्चे को पालना है, बड़ा करना है और एक दिन मर जाना है। आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। तो ठीक है, सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना भी न टूटे, लेकिन उसके बावजूद उनका शिक्षित होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो क्या हो, शिक्षित हो, ताकि अपने बच्चों को वो अच्छे संस्कार जो है और अच्छी शिक्षा शुरू से ही दे सके। तो यहाँ पर ये सब डालना अलग से, जैसे ये चीज़ें तो हो गई परंपरागत जो हम लोग निबंध में डालते हैं, लेकिन वो ताकतवर कैसे बनेगी, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, हिंसा से मुक्ति, और आप खुद उसके लिए प्रेरणा बनिए। आप खुद क्या बनिए, उसके लिए प्रेरणा बनिए, यानी कि वो आगे बढ़ सके लाइफ में, वो क्या बन सके, आगे बढ़े। यानी वो रोड पर जा रही है और आप उसको जो है उस पर टीजिंग कर रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आप उसके लिए रास्ते की रुकावट मत बनिए, क्या बनिए, प्रेरणा बनिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना अपने ऐसे में। इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे और कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, क्योंकि हाँ बोलिए। हाँ सब हेडिंग दे सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, वो सब हेडिंग दे सकते हैं। अभी हम बीपीएससी का भी संक्षेपण एक देखे थे, तो कल हम लोग क्या करेंगे ना, हम ऐसे को कंटिन्यू कराएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, इसी तरह, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिला होगा कि आपको क्या क्या लिखना है, यही इनपुट है, आपको मिलता जाएगा। और हिंदी भी हम बताते जाएंगे बीच बीच में कि कैसे सही सही हिंदी लिखना है, ठीक है। प्लस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे भैया इसको ट्रांसलेट करके डाल दो अंग्रेजी एसे में, ठीक है, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ बोलिए। हाँ एकदम बिल्कुल एकदम डालिए। अरुणिमा सिन्हा पैर कट गया था ट्रेन से फेंकने के बाद, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, सोच रही थी कि सुसाइड कर लें, फिर सोचे कि नहीं सुसाइड नहीं करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। हम लोग 2 टांग रख करके नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है, और वो एक पैर के सहारे कहाँ चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। तो ये सब कुछ डालिएगा, ये हम आगे बताएंगे। कल क्या करते हैं कि इस बार बीपीएससी में एक संक्षेपण आया था, उसको बताएंगे कि कैसे संक्षेप में करके और कैसे उसका मूल मर्म पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ